नमस्कार। आज हम एक ऐसी मानसिक स्थिति पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शायद ठीक से समझी नहीं जाती। एगोराफोबिया। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर लोग इसे बस खुली जगहों का या शायद भीड़ का डर समझ लेते हैं, लेकिन ये मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है और इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ सकता है। सही। ये सिर्फ एक डर नहीं है, एक तरह से जैसे धीरे-धीरे आपकी आज़ादी छिन रही हो। बिल्कुल। और आज हमारी इस बातचीत का, इस गहन चर्चा का मकसद भी यही है कि एगोराफोबिया की परतें खोलें, जाने कि ये असल में है क्या चीज, क्यों होता है, लक्षण क्या हैं, और सबसे जरूरी कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एगोराफोबिया पर जो भी जानकारी है, एक्सपर्ट्स की जो समझ है, उस पर आधारित है। हाँ, और ये जानकारी उन सब के लिए ज़रूरी हो सकती है जो खुद या जिनके कोई जानने वाले बाहर जाने से या सफ़र करने से या बाजार जैसी आम जगहों से भी मतलब बहुत घबराते हैं। कतराते हैं। हाँ, कतराते हैं, उन्हें लगता है कि वो कहीं फंस जाएंगे या उन्हें वक्त पर मदद नहीं मिल पाएगी। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ डर नहीं है, ये जिंदगी के सिमट जाने की कहानी है। कैसे किसी इंसान की दुनिया धीरे धीरे बस घर की चारदीवारी तक ही रह जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। सही। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एगोराफोबिया को थोड़ा परिभाषित करते हैं। ये अनुभव होता कैसा है असल में? हाँ, देखिए, कल्पना करेंगे कोई व्यक्ति है, रोज ऑफिस जाता है, हम्म। बस लेता है। हम्म। अब बस में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है हम्म। और अचानक उसे लगता है जैसे दिल बहुत तेज मतलब सीने से बाहर आ जाएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है, ओह। हाथ पैर शायद कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। और मन में फिर वो ख्याल आते होंगे, डरावने वाले। बिल्कुल, वो सबसे तकलीफदेह होता है। ख्याल जैसे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? अगर मैं बेहोश हो गया तो सब लोग मुझे देखेंगे, मेरा मजाक बनेगा शायद, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? बाप रे। ये जो तीव्र डर है ना, यही अगोराफोबिया का क्या कहते हैं कोर है। ऐसी सिचुएशन में होने का डर जहां से निकलना मुश्किल लगे या मदद मिलना मतलब नामुमकिन सा लगे। अच्छा। ये डर सिर्फ उस जगह का नहीं होता, बल्कि उस जगह में होने वाले वो जो संभावित पैनिक अटैक है या वो जो बेबसी का एहसास है, उसका होता है। तो मतलब ये डर से बस या ट्रेन तक ही नहीं रहता होगा, ये फैलता भी होगा? हाँ हाँ, अक्सर यही पैटर्न देखा जाता है। डर धीरे धीरे फैलता है। लोग पहले शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचेंगे, फिर शॉपिंग मॉल से, अच्छा। सिनेमा हॉल, भीड़ वाले बाजार, कोई धार्मिक स्थल हो, मेला हो, यहाँ तक कि कभी कभी तो लोग खुले मैदान से या पुल पार करने से भी डरने लगते हैं। अरे। और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि अकेले घर से बाहर निकलने में या घर में अकेले रहने में भी घबराहट होती है। और यही वो बात आ जाती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, आजादी का छिन जाना। ये सिर्फ कुछ जगहों से बचना नहीं है, ये तो मतलब जिंदगी का दायरा ही छोटा करते जाना है। बिल्कुल सही कहा। जिंदगी बस उन्हीं जगहों तक सिमट जाती है जिन्हें व्यक्ति सेफ मानता है, और वो सेफ जगह अक्सर सिर्फ अपना घर होती है। बाहर की पूरी दुनिया एक खतरनाक जगह लगने लगती है, जैसे कोई अदृश्य कैद हो। ये समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम इसके लक्षणों को थोड़ा और खोलकर देखें, तो उन्हें कैसे बांट सकते हैं? मतलब शारीरिक तौर पर क्या होता है, सोचने के लेवल पर क्या होता है, और फिर व्यवहार में क्या फर्क आता है? हाँ, लक्षणों को समझने के लिए ये 3 कैटेगरीज मददगार हैं। सबसे पहले हैं शारीरिक लक्षण, जो पैनिक अटैक के दौरान या उसकी आशंका में भी महसूस होते हैं। जैसे आपने कहा, दिल का जोरों से धड़कना, सांस फूलना। हाँ, और उसके साथ ही बहुत तेज सांस चलना, जिसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। उससे चक्कर आ सकते हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं। ओके। पसीना आना, शरीर का कांपना, जी मिचलाना या पेट में अजीब सी मरोड़ उठना, सीने में दर्द या जकड़न, गला सूखना या एकदम ऐसा लगना कि बस अभी बेहोश हो जाएंगे। और ये अनुभव इतने तेज होते हैं कि इंसान को लगता है उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जैसे हार्ट अटैक आ रहा है। ये तो हुए फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन आपने कहा कि सोच के लेवल पर, मतलब कॉग्निटिव लेवल पर भी लक्षण होते हैं। वो क्या है? वो डर वाले विचार। हाँ बिल्कुल, वो विचार ही हैं जो अक्सर डर को और बढ़ाते हैं, पैनिक को ट्रिगर करते हैं। जैसे ये सोचना, अगर मुझे यहाँ पैनिक अटैक आ गया तो मैं क्या करूंगी? सब लोग मुझे घूरेंगे और सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी और कुछ अजीब कर बैठूंगी। ओह। या अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो यहाँ कौन होगा? मैं यहाँ फंस गई हूँ, निकल नहीं पाऊंगी। और शारीरिक लक्षणों से जुड़े डर, जैसे मेरा दिल सच में रुक जाएगा या मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। ये क्या होगा अगर वाले ख्याल लगातार चलते रहते हैं। ये विचारों का जाल तो बहुत परेशान करने वाला होता होगा। और फिर आता है तीसरा पहलू, व्यवहार।
इस डर और इन विचारों का असर किसी के रोजमर्रा के बर्ताव पर कैसे दिखता है? व्यवहार में बदलाव वो सबसे साफ नजर आता है। व्यक्ति उन सभी सिचुएशंस और जगहों से मतलब बचने लगता है जहां उसे डर लगता है, जहां उसे लगता है कि पैनिक अटैक आ सकता है। जैसे वो भीड़ वाली जगहों पर जाना बंद कर सकता है, बाजार, मेले, कॉन्सर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना छोड़ सकता है, घर से दूर अकेले जाने में हिचकिचाएगा। हाँ। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स या जहां लंबी लाइन लगती हो, उन जगहों को अवॉइड करेगा। कुछ केसेस में तो व्यक्ति बाहर जाने के लिए हमेशा किसी भरोसे वाले साथी पर डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा। और सबसे एक्सट्रीम केस में व्यक्ति पूरी तरह से घर में ही बंद हो जाता है, जिसको हाउस बाउंड कहते हैं। बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन जैसा हो जाता है। आपने पहले रमेश जी का जिक्र किया था, गया से। शायद उनकी कहानी से ये व्यवहार वाला बदलाव और साफ हो जाए। हाँ, रमेश की कहानी बिल्कुल इसका एक उदाहरण है। वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, रोज काम पर जाते थे। एक दिन बस में उन्हें एक बहुत इंटेंस पैनिक अटैक आया। वो अनुभव इतना डरावना था कि उन्होंने दोबारा बस में बैठना मतलब बंद ही कर दिया। फिर धीरे धीरे ये डर फैला, ट्रेन से डर लगने लगा, फिर भीड़ वाले बाजारों से, यहाँ तक कि फैमिली फंक्शंस, शादियों में जाने से भी बचने लगे। ओह, तो मतलब एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी पर असर डाल दिया। बिल्कुल। कुछ ही महीनों में हालत ये हो गई कि रमेश ने अकेले घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। कहीं भी जाना हो, बाजार, डॉक्टर, तो कोई ना कोई साथ चाहिए। जाहिर है नौकरी पर असर पड़ा, सोशल लाइफ तो लगभग खत्म ही हो गई। उनकी दुनिया सिमटकर बस घर की चार दीवारी रह गई। ये दिखाता है कि अगोराफोबिया कैसे चुपके से आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है, आपको अपनी ही जिंदगी में कैदी बना देता है। ये सुनकर ही अंदाजा लग रहा है कि ये कितनी मुश्किल स्थिति होगी। ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब क्या कारण हो सकते हैं अगोराफोबिया के? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और अक्सर ये कोई एक कारण नहीं होता, कई चीजें मिलकर रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन लिंक है वो पैनिक डिसऑर्डर से जुड़ता है। अच्छा, मतलब पहले पैनिक अटैक शुरू होते हैं और फिर उसके असर के तौर पर अगोराफोबिया डेवलप होता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। व्यक्ति को अचानक बिना किसी वजह के पैनिक अटैक्स आते हैं जो बहुत डरावने होते हैं। फिर वो उन जगहों या सिचुएशन से डरने लगता है जहां उसे अटैक आया था, या जहां उसे लगता है कि अगर अटैक आया तो बचना या मदद मिलना मुश्किल होगा। ये एक तरह से डर का डर बन जाता है। फियर ऑफ फियर, यही एगोराफोबिया की नींव रखता है। वो आने वाले अटैक की चिंता में ही जीने लगता है। क्या पैनिक डिसऑर्डर के अलावा भी कोई और फैक्टर्स हैं जो इसका रिस्क बढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, कई और चीजें भी हैं। जैसे एक तो जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर या एगोराफोबिया रहा हो तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। बचपन के अनुभव भी, कोई ट्रॉमा या किसी अपने को खो देना या बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव या कंट्रोलिंग माहौल में बड़े होना, जिंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे तलाक, नौकरी छूटना, किसी करीबी की मौत या कोई गंभीर बीमारी, ये भी ट्रिगर कर सकता है। ओके। फिर है शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य। अगर किसी को पहले से कोई और एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो भी ये हो सकता है। ब्रेन की फंक्शनिंग भी, कुछ रिसर्च बताती हैं कि जो हमारा लड़ो या भागो वाला सिस्टम है ना, वो इन लोगों में शायद ज्यादा सेंसिटिव या ओवर एक्टिव होता है। अच्छा, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हाँ, वही। फिर कभी-कभी रिश्ते भी, कोई कंट्रोलिंग या एब्यूसिव रिलेशनशिप भी ऐसी फीलिंग्स पैदा कर सकता है। और हाँ, नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी एंजाइटी और पैनिक को बढ़ा सकता है। ये तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर ये स्थिति बना सकते हैं। आपने ये भी कहा था कि कभी-कभी अगोराफोबिया बिना पैनिक डिसऑर्डर के भी होता है, वो कैसे होता है? हाँ, ये थोड़ा कम कॉमन है, लेकिन होता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को पैनिक अटैक तो नहीं आते, लेकिन उसे कुछ खास सिचुएशंस में बहुत ज्यादा डर लगता है। ये डर अक्सर इस बात से जुड़ा होता है कि कहीं वो किसी हिंसा का शिकार न हो जाए या अचानक बीमार न पड़ जाए, जैसे पब्लिक में उल्टी या दस्त हो जाना, या कहीं पब्लिकली बेइज्जती न हो जाए, या कोई एक्सीडेंट या टेररिस्ट घटना न हो जाए। अच्छा। तो यहाँ डर का फोकस पैनिक अटैक पर नहीं, बल्कि इन बाहरी खतरों पर होता है। समझ गए? तो अगर किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं और वो डॉक्टर के पास जाए, तो डायग्नोसिस कैसे होता है? डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये अगोराफोबिया ही है? देखिए, निदान के लिए डॉक्टर या जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं वो पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे आपने मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद का जिक्र किया, तो वहाँ के डॉक्टर्स मरीज से बात करके उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे। वो कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको कुछ खास जगहों या स्थितियों में, जैसे भीड़ में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या अकेले बाहर जाने पर बहुत ज्यादा डर
या घबराहट होती है? हाँ। क्या आप इन जगहों या स्थितियों से बचते हैं? अगर आप जाते हैं तो क्या बहुत तनाव होता है या किसी साथी की जरूरत पड़ती है? ये डर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, काम, रिश्तों को कितना प्रभावित कर रहा है? क्या आपको पैनिक अटैक जैसे लक्षण महसूस होते हैं? जैसे दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, चक्कर आना वगैरह? तो क्या ये सिर्फ बातचीत से ही डायग्नोस हो जाता है या कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं? बातचीत तो बहुत जरूरी है, लेकिन डॉक्टर शारीरिक जांच भी करते हैं और कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसका मकसद ये पक्का करना होता है कि ये लक्षण किसी और शारीरिक बीमारी की वजह से तो नहीं है। अच्छा। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो या दिल की कोई दिक्कत या कान के अंदर की कोई समस्या जिससे चक्कर आते हो, क्योंकि कई शारीरिक बीमारियों के लक्षण एंग्जाइटी जैसे लग सकते हैं। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये एगोराफोबिया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या एक ठप्पा लगाने जैसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डायग्नोसिस का मकसद किसी पर लेबल लगाना या जज करना नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति के डर और उसकी चुनौतियों को समझने का एक तरीका है। एक सही डायग्नोसिस मिलने से व्यक्ति को ये समझने में मदद मिलती है कि वो अकेला नहीं है, उसकी परेशानी असली है और इसका एक नाम है। और सबसे जरूरी बात, डायग्नोसिस सही इलाज की तरफ पहला कदम है। कई लोगों के लिए तो डायग्नोसिस मिलना ही अपने आप में एक राहत की बात होती है कि चलो किसी ने तो समझा कि मुझे क्या हो रहा है। ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने गंभीर लक्षण और कारण सुनकर शायद कोई नाउम्मीद भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एगोराफोबिया का इलाज है? क्या इस अदृश्य कैद से आजादी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी मैसेज है। एगोराफोबिया यकीनन एक गंभीर स्थिति हो सकती है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा। सही मदद, सही इलाज और थोड़े धैर्य के साथ ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल पा सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद हमेशा है। ये सुनना वाकई बहुत राहत दे रहा है। तो इलाज के तरीके क्या हैं? क्या-क्या शामिल होता है इसमें? इलाज में आमतौर पर कई चीजें शामिल होती हैं और ये हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर इसमें जीवन शैली में बदलाव, कुछ सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, थेरेपी और अगर जरूरत हो तो दवाएं शामिल होती हैं। ठीक है। तो जीवन शैली में बदलाव और सेल्फ हेल्प से शुरू करते हैं। इसमें क्या-क्या कर सकते हैं? कुछ बेसिक चीजें हैं जो ओवरऑल एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा होता है। हाँ। हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड खाना तन और मन दोनों के लिए जरूरी है। हाँ। पूरी नींद लेना, नींद की कमी से एंग्जाइटी बढ़ सकती है। कैफीन यानी चाय, कॉफी, शराब और दूसरी नशीली चीजों से परहेज करना, ये चीजें एंग्जाइटी या पैनिक को ट्रिगर कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे रोज गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन या योग, ये तनाव कम करने में बहुत मदद करते हैं। ये तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी आदतें हैं। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए अचानक पैनिक जैसा महसूस होने लगे, उस वक्त वो क्या कर सकता है? कोई फौरी मदद? हाँ, पैनिक अटैक के दौरान कुछ चीजें मदद कर सकती हैं। पहली, वहीं रहें। भागने की बहुत तेज इच्छा होती है, लेकिन जहां तक हो सके वहीं रुकें। अच्छा। भागने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा असली है और डर बढ़ जाता है। दूसरी, अपना ध्यान किसी बाहरी चीज पर लगाएं। अपनी घड़ी की टिक टिक सुनें, आसपास की चीजों को गिनें, किसी तस्वीर को देखें। इससे दिमाग डरावने ख्यालों से हटता है। तीसरी, धीमी गहरी सांसें लें। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, मन में 4 गिनें, थोड़ा रुकें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें, मन में 6 गिनें। ये शरीर के लड़ो या भागो वाले रिस्पॉन्स को शांत करता है। ठीक है। चौथी, खुद को याद दिलाएं, मन में बोलें, ये सिर्फ पैनिक है, ये खतरनाक नहीं है, ये एहसास अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। और पांचवी, किसी सुरक्षित जगह की कल्पना करें। आंखें बंद करके सोचें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आप शांत और सेफ महसूस करते हैं। कोई मंदिर, अपना बगीचा, कोई बीच। ये तकनीकें तो यकीनन मुश्किल वक्त में बहुत काम आ सकती हैं, लेकिन शायद परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रोफेशनल मदद ज्यादा जरूरी है। थेरेपी का क्या रोल है इसमें? हाँ, थेरेपी एगोराफोबिया के इलाज का सबसे अहम हिस्सा है। 2 तरह की थेरेपी हैं जो बहुत असरदार मानी जाती हैं। कौन सी? पहली है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये थेरेपी इस बात पर फोकस करती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये सब कैसे आपस में जुड़े हैं। अच्छा। CBT व्यक्ति को उन नेगेटिव या इर्रेशनल विचारों को पहचानने और चैलेंज करने में मदद करती है जो डर को बढ़ाते हैं। जैसे वो विचार कि मैं बेहोश हो जाऊंगा या मैं कंट्रोल खो दूंगा। थेरेपिस्ट व्यक्ति के साथ मिलकर इन विचारों के सबूतों को देखता है और ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा रियलिस्टिक सोच डेवलप करने में मदद करता है। साथ ही ये डर से निपटने के प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाती है।
और दूसरी थेरेपी? दूसरी है एक्सपोजर थेरेपी। ये अक्सर सीबीटी का ही एक हिस्सा होती है। इसका सिद्धांत है डर का सामना करना। थेरेपिस्ट की मदद से व्यक्ति धीरे धीरे बिल्कुल सेफ और कंट्रोल तरीके से उन सिचुएशंस का सामना करता है और बचता है। एक्सपोजर थेरेपी, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये सेफ है? करते कैसे हैं इसे? हाँ, ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमेशा एक ट्रेन थेरेपिस्ट की देखरेख में होती है। इसे ग्रेडेड एक्सपोजर कहते हैं। ग्रेडेड एक्सपोजर? हाँ, मतलब शुरुआत बहुत छोटे कम डराने वाले स्टेप से होती है। जैसे मान लीजिए किसी को मॉल जाने से डर लगता है, तो पहला स्टेप शायद सिर्फ मॉल की पार्किंग तक जाना हो। अच्छा। फिर शायद कुछ मिनट के लिए मॉल के अंदर जाना, फिर थोड़ी ज्यादा देर रुकना, फिर किसी दुकान में जाना। हर स्टेप पर व्यक्ति रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करता है। धीरे धीरे बार बार सामना करने से दिमाग ये सीख जाता है कि वो सिचुएशन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लगती थी और डर अपने आप कम होने लगता है। इसे हैबिचुएशन कहते हैं। इससे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने रिलैक्सेशन थेरेपी का भी जिक्र किया था। हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, जिसमें शरीर की मसल्स को बारी बारी से टाइट करते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं, या माइंडफुलनेस है। ये व्यक्ति को अपने शरीर के तनाव को पहचानने और कम करने में मदद करती हैं। ये एक्सपोजर थेरेपी के दौरान भी काम आती हैं और रोजमर्रा की एंग्जाइटी मैनेज करने में भी। थेरेपी के अलावा क्या दवाइयों की भी कोई भूमिका है? हाँ, कुछ मामलों में, खासकर अगर एगोराफोबिया बहुत सीवियर है या साथ में डिप्रेशन या गंभीर पैनिक डिसऑर्डर भी है, तो डॉक्टर दवाएं भी लिख सकते हैं। अच्छा। आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट दवाएं यूज होती हैं, जैसे SSRIs, आपने नाम सुने होंगे, सर्ट्रालिन, एसिटालोप्रोम वगैरह, या SNRIs। ये दवाएं ब्रेन में उन केमिकल्स का बैलेंस ठीक करती हैं जो मूड और एंग्जाइटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन। कभी कभी प्रिगैबलिन जैसी दवाएं भी दी जाती हैं। तो ये दवाएं सीधे डर को कम करती हैं? ये दवाएं एंग्जाइटी और पैनिक के लक्षणों की जो इंटेंसिटी है और वो कितनी बार होते हैं, उसे कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे व्यक्ति थेरेपी में, खासकर एक्सपोजर थेरेपी में, बेहतर तरीके से हिस्सा ले पाता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि दवाएं अकेले नहीं, बल्कि थेरेपी के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करती हैं और इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लेना चाहिए और खुद से कभी बंद नहीं करना चाहिए। इलाज के इन तरीकों के साथ साथ क्या सोशल सपोर्ट, जैसे परिवार या कोई सपोर्ट ग्रुप, इसका भी कोई महत्व है? अरे बहुत ज्यादा। सोशल सपोर्ट रिकवरी प्रोसेस में बहुत अहम रोल निभाता है। कैसे? देखिए, एक तो है सपोर्ट ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप में जाना जहां दूसरे लोग भी इसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे हों, बहुत हिम्मत देता है। ये जानने से कि आप अकेले नहीं हैं, वो शर्म और अकेलेपन की भावना कम होती है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। ये तो अच्छी बात है। और दूसरा है परिवार और दोस्त। परिवार का सपोर्टिव होना, उनका समझना और धैर्य रखना बहुत मदद करता है। उनका काम प्रेशर डालना नहीं, बल्कि व्यक्ति को छोटे छोटे कदम उठाने के लिए एनकरेज करना है। उनकी सफलताओं को मानना है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। और सबसे जरूरी, उन्हें ये यकीन दिलाना है कि वो उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ हैं इस मुश्किल में। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि अगोराफोबिया एक मुश्किल, तकलीफदेह स्थिति जरूर है जो किसी की जिंदगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है, उसे एक तरह की मानसिक जेल में बंद कर सकती है। लेकिन ये कोई उम्र कैद नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसका असरदार इलाज मौजूद है। थेरेपी, जीवन शैली में बदलाव, जरूरत पड़ने पर दवाएं और अपनों का साथ, इन सब के सही मेल से इस स्थिति से उभरना और एक पूरी आजाद जिंदगी जीना बिल्कुल संभव है। हाँ। रिकवरी एक सफर होता है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो हमारा संदेश साफ है, अगर कोई सुनने वाले या उनके जानने वाले इन डरों से, इस तरह के बचाव वाले व्यवहार से जूझ रहे हैं, तो प्लीज चुपचाप सहे नहीं। मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। बिल्कुल जरूरी कदम हो सकता है। जैसा हमने जिक्र किया, मेड्रैक हॉस्पिटल जहानाबाद जैसी कई जगह और प्रोफेशनल्स हैं जो सही रास्ता दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और याद रखें, आगे की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, वो प्रोग्रेस है। हर कोशिश जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा सोचिए, जब हम किसी को एगोराफोबिया से जूझते देखते हैं तो हमें शायद सिर्फ उनका घर से ना निकलना या भीड़ से बचना दिखता है। लेकिन उस सतह के नीचे क्या चल रहा होता होगा? वो जो एक अदृश्य लड़ाई है, जहां मन लगातार क्या होगा अगर
वाले खतरों से घिरा रहता है, वो कैसी होती होगी? हम्म। कितनी हिम्मत, कितनी अंदरूनी जद्दोजहद छिपी होती होगी, ये सोचने वाली बात है।